नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का उपन्यास कर्मभूमि। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आज हम इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी के उपन्यास की अगर बात करें तो कर्मभूमि नामक जो उपन्यास है ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये राजनीतिक कथानक पर आधारित उपन्यास है। यानी राजनीति को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना प्रेमचंद जी ने की है। इस उपन्यास में अगर हम बात करें प्रमुख पात्रों की, तो प्रेमचंद का यह उपन्यास 5 भागों में विभाजित है, जिसमें अनेक पात्रों का समावेश इन्होंने किया है। इसमें लाला समरकांत है, उनके पुत्र हैं अमरकांत, अमरकांत की जो पत्नी है वो सुखदा है, रेणुकांत सुखदा का पुत्र है, पुत्री नैना सकीना है, हाफिज हलीफ और उनके पुत्र सलीम, धनीराम और उनके पुत्र मनीराम है, डॉक्टर शांति कुमार और स्वामी आत्मानंद है, गूदड़ है, प्रयाग, काशी, सलोनी और मुन्नी आदि की कहानी इसमें संगठित की गई है या बुनी गई है। तो इन्हीं पात्रों के आधार पर हम इस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। इस उपन्यास में जो कथानक है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें इसमें विषय वस्तु क्या है, ये राजनीतिक उपन्यास है जिसमें विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये परिवार यद्यपि अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते हैं। उपन्यास का कथानक किसके इर्द गिर्द है? काशी के इर्द गिर्द। काशी जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द उपन्यास का कथानक घूमता है। काशी के साथ साथ उससे लगते हुए जो आसपास के गांव हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। आंदोलन दोनों जगह होता है और दोनों का उद्देश्य क्या है? क्रांति है। किंतु यह क्रांति गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित है। गांधी जी का कहना था कि जेलों को इतना भर देना चाहिए कि उनमें जगह न रहे और इस प्रकार शक्ति और अहिंसा से अंग्रेज सरकार पराजित हो जाएगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जी गांधीवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसका प्रभाव इनके इस उपन्यास में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूलतः अगर बात करें तो क्या है कि अंग्रेज सरकार को पराजित करना। कैसे पराजित करना? अहिंसा से, कि जेलों को इतना भर दो कि उनकी शक्ति पराजित हो जाए, और कैसे? अहिंसा से। इसी भाव को केंद्र में रखा गया है। अब इसमें समस्या की अगर बात करें तो इस उपन्यास की मूल समस्या क्या है कि उपन्यास के सभी पात्र जेलों में ठूस दिए जाते हैं। इस तरह प्रेमचंद क्रांति के व्यापक पक्ष का चित्रण करते हुए तत्कालीन सभी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को कथानक से जोड़ते हैं। अब जो सामाजिक समस्याएं हैं वो कौन सी है कि निर्धनों के मकानों की समस्या है, अछूतों द्वार की समस्या है, अछूतों का उद्धार करने की समस्या, कि अछूत जिनको समझा जाता है हमारे समाज में, उनको हमारे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, छुआछात की भावना उनके साथ रखी जाती है, प्रत्येक स्थान पर जाने को उनका अधिकार नहीं है। उन कुछ एक गाँव के निश्चित स्थान है जहाँ पर वो जा सकते हैं, तो उस समस्या को यहाँ पर उठाया है। अछूतों के मंदिर में प्रवेश की समस्या। जो अछूत हैं ये सामान्यतः गांव के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इनके मंदिर अलग बनते हैं, इनके जल के कुएं अलग बनते हैं, तो इस समस्या को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। भारतीय नारियों की मर्यादा और अस्तित्व की रक्षा की समस्या भी इस उपन्यास में देखी जा सकती है। ब्रिटिश साम्राज्य के दमन चक्र से उत्पन्न जो समस्याएं हमारे देश में आई थी, भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड की समस्या, पुनर्जागरण और नवी चेतना के समाज में संचरण की समस्या, राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वालों की पारिवारिक समस्याएं आदि भी इस उपन्यास में बड़े ही यथार्थवादी तरीके से व्यक्त हुई है। अर्थात जो कुछ दिखाना चाहते हैं बिल्कुल सच्चाई हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। इस तरह से इस उपन्यास की रचना की गई है। अब इसके कथानक की बात करते हैं। देखिए, अगर कथानक में देखें तो अमरकांत जो है इसमें मुख्य पात्र के तौर पर है और ये बनारस के रईस समरकांत के पुत्र हैं। समरकांत किसके पिता है? अमरकांत के। वे विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के शौकीन हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना
या सार्वजनिक जीवन में काम करने का शौक किसको है? अमरकांत को है। अपने मित्र सलीम की आर्थिक सहायता भी वो करते रहते हैं। प्रारंभ में उनके लोभी पिता के आदर्शों में काफ़ी अंतर बना रहता है। लोभी पिता यहाँ पर कौन है? जो समरकांत है वो थोड़े लोभी और लालची किस्म के इंसान है, लेकिन बाद में ये अंतर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अमरकांत का विवाह लखनऊ के एक धनी परिवार की एकमात्र संतान सुखदा से कर दिया जाता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में समानता नहीं है। दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा भेद है। साथ रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। सुखदा को अपने पति का खादी बेचना और सार्वजनिक कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पत्नी से प्रेम न पाकर अमरकांत सकीना की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। वे पहले से ही डॉक्टर शांति कुमार के साथ काशी में कार्य करते थे। कौन करते थे? जो अमरकांत है। किसके साथ? शांति कुमार के साथ। कहाँ पर? काशी में काम करते थे। गोरे सिपाहियों द्वारा सताई गई मुन्नी के मुकदमे के संबंध में उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। और किसके साथ मिलकर ये कार्य किया था? शांति कुमार के साथ मिलकर ये कार्य किया था। गोरे सिपाहियों ने किसको सताया था? जो मुन्नी नामक इसमें स्त्री पात्र है उसको सताया था। व्यवहारिकता और आदर्श में संघर्ष होने के कारण अपने पिता तथा सुखदा से उनका पहले से ही जी उबा हुआ था, क्योंकि पिता जो थे वो संकीर्ण विचारधारा के थे, थोड़े लोभी किस्म के थे, और सुखदा के साथ भी उनके कोई विचारों की तालमेल ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जब सकीना के साथ उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर पठानिन ने उन्हें फटकारा तो वे शहर छोड़कर चले गए। पठानिन भी यहाँ पर एक स्त्री पात्र के रूप में है, जो यहाँ पर अमरकांत को फटकार लगाती है कि वो अपनी पत्नी के होते हुए भी सकीना से प्रेम का व्यवहार बढ़ा रहे थे, और इसीलिए जो समरकांत है वो अमरकांत वहाँ से चले जाते हैं। अपने जो अमरकांत है वो समरकांत के बेटे हैं, यहाँ पर नायक की भूमिका में है, आप ये ध्यान में रखें। इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? हरिद्वार। शहर छोड़कर वे हरिद्वार के पास एक ऐसे देहाती इलाके में पहुँचे जहाँ मुर्दाखोर और अछूत कहे जाने वाले लोग और किसान रहते थे। देखिए, जैसे कि समस्याओं में हमने बात की कि अछूतों के उद्धार की समस्या को भी इस उपन्यास में उठाया है। वे सलोनी के यहाँ रहते हुए गूदड़, प्रयाग, काशी आदि के संपर्क में आए और गांव वालों में शिक्षा, अच्छी अच्छी आदतों, सफाई आदि का प्रचार उन्होंने करना शुरू कर दिया। यहाँ रहते हुए उनकी मुन्नी से भेंट हुई, दोनों में परस्पर आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। काशी से आए आत्मानंद से उन्हें अपने सेवा कार्य में बराबर सहायता प्राप्त होती रही, यानी जो आत्मानंद है वो भी उनका सहयोग करते रहे। कृषकों की सहायता के लिए वे महंत आसाराम गिरी से मिले, किंतु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हुई। किंतु काशी में सुखदा के त्याग समाचार सुनकर वे भी उत्तेजित हो उठते हैं और लगानबंदी का आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनका पुराना मित्र सलीम, अब ICS ऑफिसर, इस इलाके का इंचार्ज, उन्हें पकड़ ले जाता है। किंतु लाला समरकांत, जिनमें अब परिवर्तन हो चुका है। लाला समरकांत कौन है? अमरकांत के पिता है, जो पहले लोभी और लालची थे, अब उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जन सेवा की ओर मुड़कर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं और किसान आंदोलन के सिलसिले में कारावास में दंड भी भुगतते हैं। उनके प्रभाव से सलीम का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। वह स्वयं आंदोलन की बागडोर संभालता है और अंत में पकड़ा जाता है। उसके बाद मुन्नी और सकीना, वह भी उस इलाके में पहुंच जाती है और गिरफ्तार हो जाती है। उग्र आत्मानंद भी सरकारी शिकंजे से नहीं बच पाते। देखिए, यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे सभी जेल भरो आंदोलन की जो स्थिति है वो उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद काशी की अगर बात करें, ये बात चल रही थी हरिद्वार की। काशी की अगर बात करें तो काशी के मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, गरीबों के लिए मकान बनवाने आदि समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ जाता है और सरकार से संघर्ष होता है। इस आंदोलन का संचालन कौन करती है? इस आंदोलन का संचालन सुखदा, पठानिन, रेणुका देवी और यहाँ तक कि समरकांत भी करते हैं, क्योंकि ये कहानी, उपन्यास की जो कहानी है, कहाँ से शुरू हुई थी? काशी से शुरू हुई थी। वहाँ से वो हरिद्वार आ गए थे,
जो अमरकांत है। हरिद्वार में उन्होंने आंदोलन किए और वैसे ही आंदोलन काशी में सुखदा ने भी शुरू कर दिया। किसके साथ मिलकर? पठानिन, रेणुका देवी और यहाँ तक कि समरकांत भी उनके साथ मिल गए। ये सब और डॉक्टर शांति कुमार जेल यात्रा करते हैं। नैना भी वहाँ आ जाती है और एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए चुंगी की ओर जाती है। वहाँ उसका पति मनीराम उसे गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और नैना की मृत्यु से क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी मृत्यु से चुंगी के मेंबरों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे गरीबों के मकानों के लिए ज़मीन दे देते हैं। जो आंदोलन सुखदा ने प्रारंभ किया था उसका अंत नैना की बलि से होता है। लखनऊ के सेंट्रल जेल में अमरकांत, मुन्नी, सकीना, सुखदा, पठानिन, रेणुका आदि सब मिल जाते हैं। धनीराम का पुत्र मनीराम मृत्यु को प्राप्त होता है। मनीराम कौन है? मुन्नी का पति है मनीराम, जिसने मुन्नी की हत्या कर दी थी। अंत में सेठ धनीराम की मध्यस्थता से सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त की जाती है जो सरकार से मिलकर किसानों और गरीबों की समस्याओं पर विचार करेगी। उस कमेटी में अमरकांत और सलीम तो रहते ही हैं, इसके अतिरिक्त 3 अन्य सदस्यों को चुनने का उन्हें अधिकार दिया गया। सरकार ने भी उस कमेटी में 2 सदस्यों को शामिल किया या 2 सदस्यों जो अपने सदस्य थे उनको रखा। यह समझौते वाली नीति 1930 के कांग्रेस और सरकार के अस्थायी समझौते के प्रभाव के रूप में है। सरकार तब कैदियों को छोड़ देती है। अमरकांत, सकीना और मुन्नी को बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। अमरकांत सकीना और मुन्नी को किस रूप में स्वीकार करते हैं? बहन के रूप में। और अमरकांत और सुखदा एक दूसरे के महत्व को पहचानते हैं। अमरकांत और सुखदा पति पत्नी हैं जिनके विचार पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब इस तरह से आंदोलन में भाग लेकर एक दूसरे का साथ देने के बाद एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस सरकार की नीति का भी जिक्र किया गया है, जो 1930 की समझौते की नीति थी, जो अस्थायी समझौता था, उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखा गया है या देखा जा सकता है। तो इस तरह से इस उपन्यास का सुखद अंत होता है। अमरकांत और सुखदा फिर से पति पत्नी की तरह अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तो ये एक उपन्यास है जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम है, सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, नारी जीवन को दिखाया गया है, अछूतोद्धार की बात की गई है, यानी अछूतों का उद्धार करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो उस समय का जो स्वतंत्रता के लिए या जो अपने अधिकारों के लिए लोगों में जो एक क्रांति का भाव था, उसको भी इस उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। तो अगर प्रेमचंद की रचना कौशल की अगर बात करें तो उन्होंने इन समस्याओं का चित्रण सत्यानुभूति से प्रेरित होकर किया है, यानी जो चारों तरफ सच्चाई थी उसी को अनुभव करके इसका चित्रण किया है। उपन्यास पढ़ते समय तत्कालीन राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन पाठक की आंखों के सामने सजीव हो जाता है। छात्रों तथा घटनाओं की बाहुलता के बावजूद भी अगर देखें तो उपन्यास कहीं भी बोझिल नहीं है। आप इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि उपन्यास बोरियत से भरा हुआ नहीं है और ना ही कहीं पर नीरस है। प्रेमचंद हर पात्र और घटना की डोर अपने हाथ में रखते हैं, इसीलिए कहीं स्थिरता नहीं आती। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से ओतप्रोत कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की एक प्रौढ़ रचना है जो हर तरह से प्रभावशाली बन पड़ी है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि ये उपन्यास किस विचारधारा पर है? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी विचारधारा पर ये उपन्यास लिखा गया है। ये इनकी प्रेमचंद जी की लेखन शैली है। ये यथार्थ का चित्रण करना चाहते हैं, लेकिन कैसा? आदर्श समाज का निर्माण करके, यानी सच्चाई दिखाकर ये एक आदर्श समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको एक कर्मभूमि उपन्यास करवाया है, ये थोड़ा जल्दी में आपको करवाया है, ताकि एक बहुत बड़ा उपन्यास है, इसे इतने शब्दों में समेट पाना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान या संभव नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि कोशिश ज़रूर सफल होगी और आप इसके कथानक और पात्रों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।